नमस्कार। अनअकैडमी की तरफ से आप लोगों को 26 और 30 के बीच में एक डिस्काउंट कूपन दिया जा रहा है 20% का, जिसमें ये आपको प्राइसेस पड़ेगी, चाहे आप बस के लिए अप्लाई करो या फिर आप आइकॉनिक के लिए। गेट एंड ईएससी के लिए आपको 0% इंटरेस्ट पे लोन आपको अवेलेबल हो सकता है। ब्रह्मास्त्र बैच को है जो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, गेट 2023 को लेसर ड्यूरेशन ऑफ द टाइम के अंदर पूरे कोर्स को कंप्लीट करने किया जाएगा। रीजन बैच में स्टार्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल राजेंद्र प्रसाद सर। गेट 2023 सिर्फ 6 मंथ ही अब बाकी है, और इसके लिए आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के लिए ये पर मंथ है, जिसके अंदर आप लोग सब्सक्रिप्शन को परचेज कर सकते हो। An angle section ISA 75-75-10 is used as a tension member and is connected to the gusset plate at the joint with 16 mm diameter rivets. Tension member is connected to the gusset plate at the joint with 16 mm diameter rivets in single line on both the legs, each at a pitch of 50 mm. The rivets on one leg are staggered by 25 mm relative to the rivets on the another leg. The rivet line is at distance of 35 mm centrally from the toe, each edge of the leg. Find the net area of the tension member after making the sketch and the maximum tensile force permissible stress अगर आपको ये दिया हुआ है तो ठीक है। बेसिकली इसमें आपको ये सारे ही पैरामीटर्स दे रखे हैं, और उसके बाद में क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि आपसे कैलकुलेट करने के लिए कहा गया कि हम लोग ISA 75-75-10 की बात की जा रही है इसमें, राइट। तो पहले तो ये देख लो ये एंगल सेक्शन है कैसा। ठीक है, अब इसके अंदर बेसिकली इस डायग्राम को समझने की कोशिश करें तो इसमें दोनों लेग्स पे ही बोल्ट्स हैं जो कि आपको दिए हुए हैं, तो आपको दोनों ही साइड के बोल्ट्स को कंसिडर करना है कैलकुलेशंस के लिए। तो आपको अल्टीमेटली इसमें एक पॉइंट ये भी है कि 16 mm डायमीटर रिवेट्स है सिंगल लाइन में, 50 mm पिच डिस्टेंस दे रखा है, स्टैगर्ड 25 mm है उसके अंदर। तो स्टैगर्ड का मतलब क्या है, ये डायग्राम को अगर समझे हम लोग ठीक है, तो ये इसके अंदर zigzag अरेंजमेंट बनता हुआ हमको दिखाई देगा। थॉट ये आता है कि ये क्यों zigzag बना, क्या इसके पीछे का रीजन है। तो उसके पीछे इसके स्टेटमेंट को मैं इसमें समझाता हूँ।
ये जो डिस्टेंस यहाँ पे गिवन है ये है 50 mm। यहाँ पर भी जो गिवन है वो भी 50 mm ही है, राइट। दोनों ही डिस्टेंस क्या है, 50 mm। इसमें एक डिस्टेंस और लिखी हुई है, मतलब उसको अगर समझे तो वो डिस्टेंस ऐसा, 25 mm, जो इस तरह से कुछ इसमें प्रोवाइड करें, ठीक है। अब अगर ये 25 mm के नाम पर अगर इस तरह से मतलब प्रोवाइडेड है, ठीक है, तो उस केस के अंदर जैसे अगर ये 25 के साथ में अगर प्रोवाइडेड है तो अब आपको ये देखना है इसमें सी ठीक है। सबसे पहला तो इसमें क्या वो लाइन लिखी हुई है वो बताता हूँ कि जिससे हिंट होता है कि ये हमारे पास में डबल डबल साइड की गसर प्लेट है। तो इसमें इस तरह से देखो, एंगल सेक्शन है, टेंशन मेंबर है, कनेक्टेड टुगेदर एट द जॉइंट 69 रिवर्स इन द सिग्नल बोथ द लेग्स, बोथ द लेग्स लिखा हुआ है, इसका मतलब दोनों साइड में उसको कनेक्ट करना है गसर पे। पिच है 50 mm, तो दोनों लेग्स को 50-50 mm की पिच पे बोल्ट या रिवेट को देना है, ठीक है। तो पहला तो ये हो गया। अब उसमें ये भी लिखा हुआ है द रिवेट्स ऑन वन लेग आर स्टैगर्ड बाय 25 mm रिलेटिव टू द रिवेट्स ऑन अनदर लेग, ठीक है। मतलब पहले उसके अंदर जो भी कोई रिवेट्स हैं वो दूसरे के साथ में 25 mm के साथ स्टैगर्ड है, ठीक है। तो 25 mm का गैप है, अगर 25 mm का गैप है तो जरा सा दोनों को जो सेम लाइन में आ सकते थे उसको शिफ्ट कर दीजिए, और वो सिमेट्री होना कंपलसरी है। रीजन, दोनों का पिच डिस्टेंस है वो यूनिफॉर्म है। अगर दोनों का पिच यूनिफॉर्म है तो उसके चलते बस किसी एक को भी मिड में ला दोगे तो अपने आप दूसरा 25 mm चला जाएगा, ठीक है। और वो होगा भी सही, बाय डिफॉल्ट इनका ये कंपल्शन है कि ये ऐसा होना ही है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो भी हम लोग यहाँ दे रहे हैं ये मिड में आएगा तभी इक्वल होंगे, नहीं तो अनइक्वल हो जाएंगे। और हम लोग ये हमेशा क्या करेंगे, इक्वल ही प्रोवाइड करेंगे दोनों साइड, राइट। तो वो इक्वल होने के लिए, राइट, इक्वल होने के लिए हम लोग ये ऐसा प्रोवाइड किया जाएगा। अच्छा, इसमें ये भी है द रिवेट लाइन इज एट 35 mm सेंट्रली फ्रॉम द टो पोर्शन, जो इसमें आपको दे रखा है। ये जैसे अगर इसमें समझें, ये डिस्टेंस आपको 35 है और आई से 75 है, तो ये हो गया 45, इधर भी 45, ठीक है। तो इतना पोर्शन क्या दो बार रिपीट हो चुका है, इतना पोर्शन दो बार रिपीट हो गया। और अगर दो बार रिपीट होगा तो आप इसको कैसे समझोगे, ठीक है। तो हमारे पास में टोटल विड्थ कितना मिल जाएगी आपको, -10 mm की थिकनेस है, ठीक है। और एंगल सेक्शन क्या होगा, ये होगा टोटल डेप्थ, ये, ठीक है। 35 और 80 mm के साथ हम लोग इसको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो अब आपके पास में यहाँ से आप लोग क्या देख सकते हो कि आपको विड्थ मिल गई, और ये इसके बाद में बस सेक्शन बनाना है। इस क्वेश्चन में बस इतना ही था कि अगर आप इसकी विड्थ सही से बना पा रहे हो
तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे। तो बस हम लोगों को फेलियर प्लेन्स आइडेंटिफाई करना है और ये कैलकुलेशन को प्रोसीड करो। एबीसी पे देखें, डायमीटर ऑफ द रिवेट कितना दे रखा है इसमें, 16। अगर फाई की वैल्यू 16 mm है तो फाई नॉट क्या हो जाएगा, 17.5। ठीक है, अब इसमें देखो, ये वाली कैलकुलेशन बेटा यहाँ थोड़ा सा एरर है। ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, तो ये हमारे पास 70 ही रह गया यहाँ पे। मैं उसको 75, मैं 80 तक पहुंचा गया था उसको, ये 70, क्योंकि इसकी विड्थ जो है वो कम आएगी। तो अब अगर इसमें आप देखेंगे तो टोटल विड्थ कितना मिला आपको, 140, 140 माइनस 17.5, क्या मिल जाएगा आपको ये, 10। ठीक है, दूसरा हो गया ए पी। पी की अगर बात करें, जी कितना होगा, एन स्क्वायर। ठीक है, दोनों में से जो मिनिमम होगा कंट्रोल कर जाएगा, और उसके बाद में ग्रोथ सिस्टम के साथ कंपेयर करके रिजल्ट। एरिया नेट मिनिमम कितना है हमारे पास में, दोनों में से 1072।
एलएसएम का फॉर्मूला है ये, इसमें भी कितना है 150। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज अगर आपको मिले तो दोनों में से आप किसको कंसिडर करोगे? वन 160.85 किलोमीटर, इतना फोर्स है जिसको हम लोग यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम। अब यहाँ तक आने के बाद में अब हमें इतना है कि जो ये वैल्यूज हमें मिली है इनके बेसिस पे इस क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ है कि ग्रॉस और नेट को आप इस तरीके से ऑब्टेन कर सकते हो। मैं क्वेश्चन को समराइज करता हूँ, फिर उसके बाद में आगे मूव करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। देखो, क्वेश्चन में हमें ये गिवन है यहाँ पर कि जो भी कोई एंगल सेक्शन है उस एंगल सेक्शन में दोनों ही लेग्स को कनेक्ट करना है। ठीक है, और दोनों लेग्स को जब इसमें कनेक्ट किया गया है तो उसके लिए पिच की डिस्टेंस जो आपको दे रखा है स्टेगर्ड भी किया हुआ है। हालांकि स्टेगर्ड करने के बाद में ये मिड पे ही आएगा। ठीक है, अच्छा दूसरा ये यहाँ पर 35 mm जो है वो टो से है। टो और हील ये दो पोर्शन होते हैं एंगल सेक्शन के। मैं यहाँ पर इसके ये जो लास्ट वाला पोर्शन होता है इसे बोलते हैं टो। इसे बोला जाता है हील। तो टो और हील दोनों में से अगर मतलब इसके लिए चेक करें तो आपको ये टो के लिए टो से आपको 35 mm पे ये बोल्ट होल या बोल्ट होल्स या रिवेट होल से जो कि इसमें देना है एज पर द क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद अब अगर हम लोग मतलब इसको फर्दर चेक करें या फिर फर्दर यूज किया जाए तो यहाँ से आप लोग ये कह सकते हो कि मतलब कैलकुलेशंस के लिए आपको फिर नेट स्ट्रेंथ का जो लॉजिक है उसे अप्लाई करना है इसमें फर्दर। कि एक तो हमारे पास में फेलियर प्लेन हो गया ABC। ठीक है, फिर होगा ABEF। दोनों के लिए कैलकुलेट करो जो दोनों में से मिनिमम। लोग कभी नहीं बोलते इसके अंदर फिक्स करके कि यही वो वैल्यू है जो कि कंट्रोल करेगा। हम हमेशा इन वैल्यूज को कैलकुलेट कराते हैं, और अगर कैलकुलेट करने के लिए कहा जाता है तो उनमें से जो मिनिमम होगा उनको हम लोग कैलकुलेशंस के लिए फाइनली कंसिडर करते हैं, राइट। तो उस बेसिस पे हमारे पास में 1072 ये 0.32 जो भी हमारे पास में यहाँ पे वैल्यू आया था मिनिमम, उससे फिर हम लोगों ने आगे नेट स्ट्रेंथ को कैलकुलेट किया। नेट कैलकुलेट होने के बाद में हम लोग यहाँ से फिर फर्दर गए थे ग्रॉस स्ट्रेंथ के पास में। ग्रॉस स्ट्रेंथ की वैल्यू ज़्यादा थी, दैट इज 210। तो दोनों के बेसिस पे हम लोगों ने इसको फिर फाइनली मिनिमम है जिसको इसमें प्रोवाइड किया, दैट इज 160.85 किलो। आई होप ये वाला पॉइंट्स आपको इसमें समझ में आए होंगे यहाँ तक।
Design a equal angle section tension member. It's a 4-meter long, subjected tensile load 25 ton. It is connected to a gusset plate through one leg only. Assume rivet diameter as 18 mm. T आपको दे रखा है. Check for slenderness ratio. Given that R minimum equal to 1.94 सेंटीमीटर. मतलब ये वैल्यूज हैं जो कि आपको क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है. तो अब आपको मतलब इस क्वेश्चन को अगर प्रोसीड करना है तो कैसे और किस तरह से इसको हम लोग प्रोसीड करेंगे. ठीक है. टेंशन मेंबर है, लोड आपको दे रखा है, लेंथ आपके पास में है, रिवेट डायमीटर जो है वो 18 mm है, और टी की वैल्यू ये परमिसिबल वैल्यू है जो कि आपको इसमें गिवन है. ठीक है. बेसिकली यहाँ पर एंगल सेक्शंस के बारे में ही आपको पूरा लिखना है, और एंगल सेक्शन जो है वो इसमें बनाना है कि वो एंगल सेक्शंस क्या होगा और कैसे इसको प्रोवाइड करेंगे. तो बेसिकली L1 L2 T तीनों ही चीज़ें हैं जो कि हमें इसमें डिसाइड करनी है. और ये इक्वल एंगल है, क्वेश्चंस में ये दे रखा है, तो आपके पास में L1 L2 दोनों सेम रहेंगे. और T अनइक्वल को डिज़ाइन करना थोड़ा सा टफ होगा. रीज़न क्योंकि अनइक्वल के अंदर जो लेग्स होती है, लेग्स हमारे पास में किस रेशियो में रखी जाती है ये हम लोग डिसाइड नहीं करते. या तो आपको पूरा का पूरा IS 808 याद हो, जो कि किसी को भी याद होना पॉसिबल नहीं है, प्रैक्टिकली वो याद नहीं हो सकता है. ठीक है. तो आप लोग ये मान लीजिए कि हाँ टेंटेटिवली उनमें से कोई वैल्यू या किसी तरीके से इसको लिखने की कोशिश कीजिए. ठीक है. तो अब इनके पीछे मतलब किस तरह से इनकी वैल्यूज वगैरह हम लोग लिखेंगे उनको चेक करते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले ये रह गया इक्वल एंगल सेक्शन है. एरिया रिक्वायर्ड अगर हम लोग कैलकुलेट करें, ठीक है, एरिया रिक्वायर्ड कैसे होगा, लोड डिवाइडेड बाय परमिसिबल स्ट्रेस. डिवाइडेड बाय. ठीक है. तो यहाँ से आप लोगों को इसका सेंटीमीटर में वो मिल जाएगा एरिया. 16.67. तो इसी को हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं इसमें 16. ठीक है. लिखने को 1700 mm². बहुत माइनर डिफरेंस है, इसको हम लोग रख सकते हैं. ठीक है. अब ये सिंगल एंगल सेक्शंस के लिए जो भी यहाँ पर ये मिला है हमको 1700 mm², ये अपने आप में काफ़ी बड़ी वैल्यू है. ठीक है. तो इसके लिए थिकनेस जो होगा वो हम डिसाइड करेंगे यहाँ पर. हालांकि यहाँ पे 18 mm डायमीटर रिवेट्स है, तो इससे जो हम लोग अनमिस फार्मूला है वहाँ पर भी इसमें जा सकते हैं. तो अनमिस फार्मूला कैसे निकालेंगे इसमें. अनमिस फार्मूला के लिए अगर देखोगे तो इसको कैसे ऑब्टेन करोगे आप लोग. ठीक है. तो अनमिस फार्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे 9 mm हम लोगों को मिल रहा है. ठीक है. तो हम लोग इसमें हायर वैल्यूज ले सकते हैं. आप 10 mm ले लीजिए इसको. अब ये कैसे निकाला होगा तो इसको देखो, मैं यहाँ पर उसके हिंट दे देता हूँ.
ये हो गया हमारे पास में टी मिनिमम की वैल्यू जो इसमें आपको मिलेगी दैट इज 8.88 है। और इसको डिवाइड 10 इस इक्वेशन को इक्वेट करने पर हमें 8.88 mm मिलता है, तो हम लोग कम से कम फिर 10 mm देंगे, क्योंकि ये वैल्यू हमेशा लोअर एंड पे लिखी जाती है। तो उसके चलते आप लोग इसको हायर वैल्यू पे प्रोवाइड कर दीजिए, तो ये कहीं ना कहीं पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। तो अब आपके पास में जैसे ही इसकी वैल्यू अगर आपको मतलब यहाँ पर ये मिलती है, ठीक है, 10 mm, तो अब हमारे पास में थोड़ा सा इसका आइडिया लगना चालू होगा कि कुछ जब हमारे पास में एंगल सेक्शन जैसे ये है, एक ही साइड से कनेक्टेड है। अगर एक साइड से कनेक्टेड होगा, ठीक है, एक साइड से कनेक्टेड है, तो उस केस में हम लोग क्या लिखेंगे, नेट एरिया, जैसे टोटल एरिया लिखें L1 प्लस L2 माइनस T, that should be greater than 1700 mm स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसके लिए हम लोग लिखें, तो आपको यहाँ पे जैसे टी की वैल्यू अगर 10 mm आ गया, तो 12 माइनस 10, ठीक है, तो इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल जाएगा यहाँ पे, 90। L1 की वैल्यू है, L1 should be greater than 90, ये होना चाहिए यहाँ पर। मतलब उसका लॉजिक ये कहता है कि कम से कम ये वैल्यू हम लोग यहाँ पर इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन साथ में ही जैसे अगर हम लोग इसको देखें, तो ये L1 की वैल्यू जो आपको दिया गया है इस क्वेश्चन के अंदर, ये वैल्यू आपको यहाँ तो 90 मिल रहा है, डन, कोई इशू नहीं है, ठीक है, 90 mm के साथ ऐसे हम लोग नो डाउट प्रोसीड कर सकते हैं फर्दर। अब इसमें एक पॉइंट और रह गया कि यही वैल्यू को हम लोग फिर नेट स्ट्रेंथ के साथ और देंगे। नेट स्ट्रेंथ क्या है उसे और चेक कर लेते हैं। ठीक है, सिंगल एंगल सेक्शन होगा तो कैसे, नेट स्ट्रेंथ ऑफ एंगल सेक्शन इन नेट एरिया, सॉरी, एंगल सेक्शन, उसके लिए कितना हो जाएगा, एरिया नेट, ठीक है, A1 होगा L1 माइनस माइनस डी नोट इंटू टी, A2 है L1 माइनस इंटू टी, ठीक है। तो अब इन वैल्यूज को पुट करते हैं ताकि कम से कम एक ही इक्वेशन जो है एक ही अननोन के साथ हम लोग इसमें फिर चलते हैं। ठीक है, तो A1 की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं, L1 माइनस 10/2 माइनस 19 आएगा, राइट, कितना है ये
18 है ना, तो 19.5। ठीक है, ये आपको इस तरह से मिला है इसके अंदर L1 माइनस 24.5 इंटू 10 और L1 माइनस 5 इंटू 10। ठीक है, ये वैल्यू है जो आप लोगों को यहाँ पे दिए गए। अब इनके बाद में इसमें के फैक्टर और है, उसको और हम लोग लिख लेते हैं, इसी फॉर्मूले के साथ कन्वर्ट कर देते हैं ताकि फिर वैल्यूज वगैरह हम लोग लिख सकें यहाँ पे। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या मिलेगी आपको? के का फैक्टर क्या है इसमें अगर देखें तो ये सब कैंसिल आउट हुआ ऊपर से। ठीक है, तो ये अंदर मिलेगा 3L1 माइनस इसी को अगर लिखें तो 78.5। ठीक है, ये वैल्यू है जो आपको टाइम तक होगा ना ये। और ये वैल्यू भी किससे ज़्यादा होना चाहिए हमारे पास में, जो हम लोगों को मिला हुआ है 1700, इससे थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो डिवाइडेड बाई 10।
नेक्स्ट पेज पे आता है। L1 L1 minus 78.5, L1 minus ठीक है। तो अब अगर इसमें आप अप्लाई करोगे, ठीक है, तो इसके लिए चेक करो, ये भी माइनस में होगा। इसी का जो दूसरा वैल्यू है, ये है जो आपको, ठीक है। ऑलमोस्ट हम लोग 200 के आसपास पहुंच चुके हैं यहाँ पर। लेकिन ये जो मतलब कैलकुलेशंस के लिए आपको वैल्यूज मिली हैं, ठीक है, इससे बेटर हम लोग एक छोटा सा रिजल्ट है उसको देख सकते हैं। हालांकि क्वेश्चन का जो वेटेज दिया हुआ है वो 15 ही मार्क्स का है, तो इसमें सिर्फ आपका कंसेप्ट के बेसिस पे मैं आपको एक दूसरे तरीके से इसको बता सकता हूँ। ये कैलकुलेशंस में मतलब सच में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना ये वर्थ नहीं है कि हमें इस तरह की कैलकुलेशंस के साथ ये एक्सपेक्ट किया जाए कि आप क्वेश्चंस को वैसे सॉल्व कीजिए, ठीक है।
इनकी वैल्यूज वापस से देख लेते हैं। ओके, यहाँ एक पूरी कैलकुलेशन मिल रही है हमको। ये एरर होने के चांसेस हैं इसके अंदर। 3L1 L1 माइनस 5, इतना ज़्यादा बिगर सेक्शन। 170, 4L माइनस 78.5। ठीक है, तो अब इसको हम लोग अगर अप्रोच करें, अगर ये इक्वेशन आपके पास में है, L1 के लिए वन 6.5 या फिर 19.2, तो यहाँ से ये वैल्यू उठा सकते हैं।
इस वैल्यू को अगर लोग मतलब यूज़ करते हैं कैलकुलेशंस वगैरह के लिए, तो एक छोटा सा पॉइंट रहेगा कि हम लोग, ठीक है, अ, जो अभी तक हमारे पास में जैसे एक पैरामीटर आया था, कौन सा था हमारे लिए, 10 mm, ठीक है। तो अब आपके पास में ये 116 नहीं होगा, 120 पे जाओगे आप डायरेक्टली, उससे कम पे नहीं होगा, मतलब 115 होगा नहीं तो 160, हाँ उस पे जाते हो। तो आप प्रोवाइड L1 इक्वल टू 120 mm। अब उसके बेसिस पे देखो, 120 क्रॉस 120 क्रॉस 10, चेक अप्लाई कर लेते हैं, पता लग जाएगा कि सही है या गलत है। ग्रॉस एरिया, वैलिड, ठीक है। तो नेट एरिया के लिए A1 18 था ना, 19.5 इंटू 10, 9, 0.71, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो इसमें नेट एरिया के लिए, which is greater than, save,
ये चेक लगाना ज़रूरी है। लेकिन इसमें मेरी अब एडवाइस ये है कि यार इतना टाइम अगर हम लोग एक सिंगल क्वेश्चन के लिए इन्वेस्ट करेंगे, और एग्ज़ाम में जैसे हमसे भी एक दो छोटी मोटी गलतियाँ हुई हैं लिखने करने में कभी कभी, तो ये आपसे भी हो सकती है। अब इसके लिए आपको जो वहाँ पे फॉलो करना चाहिए क्या है वो मैं बताता हूँ। इसका एक शॉर्ट तरीका है जहाँ से हम लोग ऑलमोस्ट स्टेप्स तो ऐसे ही रहेंगी, लेकिन थोड़ा सा इसको हम लोग मॉडिफाई कर सकते हैं। कैसे? देखिए, हमारे पास में ये ग्रॉस स्ट्रेंथ वाला चेक तो सेम ही है, तो उसमें तो हम लोग मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, वो सेम ही रहेगा। जैसे L1 प्लस L1 माइनस ये 10 mm के बेसिस पे आना चाहिए। ठीक है, ये इससे ज़्यादा आ सकता है। अब नेट स्ट्रेंथ के लिए, नेट एरिया के लिए A1 प्लस K टाइम्स ऑफ A2, ये वाली वैल्यू भी 1700 से ज़्यादा आना चाहिए। ठीक है, इसमें K की जो रेंज होती है, ये दो तरह के फैक्टर्स होते हैं। मैं दोनों फैक्टर्स लिख देता हूँ यहाँ पे। ये दोनों वैल्यूज़ हैं जो आप लोग मान सकते हो अपनी कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो जहाँ ये दोनों फैक्टर्स आपको अगर मिल गए, तो डायरेक्टली इनको पुट करो। क्यों अननेसरी हम लोग मतलब कैलकुलेशन करें। ठीक है, तो अब इसमें ये रह गया, ये वाली वैल्यू जैसे L1 माइनस L1 माइनस इसमें पुट करो L1 की वैल्यू 10। मैं इस इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूँ। ये हो गया 1.7L। ये लीजिए, इससे हमारे पास में डायरेक्टली वो आंसर आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि
अगर आप यहाँ से अप्लाई करोगे तो आपको बहुत कम टाइम में पहुँच सकते हैं। अब आपको बस ये ट्रिक पता होना चाहिए इसके अंदर, जो कि अपनी क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से डिस्कस होते हैं। इस तरह के और भी ट्रिक्स हैं, लेकिन हाँ, ये वन ऑफ देम है कि अगर हम लोग कभी इनके एरियाज के लिए रखना है तो रादर देन सॉल्विंग पूरा ये मैथमेटिकल, क्योंकि ये कोई लॉजिकल नहीं है। इसको सॉल्व करो और अंत में वो वैल्यू तो उतना ही रहेगी, वैल्यू तो चेंज हो नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके चलते डायरेक्टली उसको रख के ये सॉल्यूशन जो है वो सिर्फ इतने में ही समराइज हो जाएगा। ग्रॉस और नेट दोनों में से जो हायर है उसके लिए सेव कर देंगे हम लोग उसको, तो इतना ही हमारे लिए सफिशिएंट है जिसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें तो क्वेश्चन में क्या था, मैं क्वेश्चन को थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ। एक सिंगल एंगल इक्वल एंगल सेक्शन है जिसको डिजाइन करना है। अच्छा, इसके बाद इसमें है 4 मीटर लॉन्ग है, सब्जेक्टेड टू टेंसाइल लोड, आपको इतना दे रखा है 25 टन। ठीक है, गसेटेड प्लेट थ्रू वन लेग इतना 18 mm दे रखा है और ये आर मिनिमम। अच्छा, इसमें आपको लेंथ भी दे रखा है, रेडियस ऑफ गायरेशन भी दे रखा है। तो हालांकि इसमें चेक करने के लिए तो इन्होंने अगर ये पहले से पैरामीटर दे रखे हैं तो 4206 स्लेंडरनेस रेशियो जो है आपको 206 मिला है। इसका कोई इनसे नहीं होगा, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूँ 1, हालांकि इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा ये लगाया जा सकता है कि जैसे इफेक्टिव लेंथ के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो इफेक्टिव लेंथ के लिए 0.85 हम लोग लगा सकते हैं, क्योंकि ये अपने आप में जब कनेक्ट करेंगे इसको रिवेट के साथ में तो ये 0.85 है। बेसिकली फोर्स की इंटेंसिटी ज़्यादा होगी तो आप इसको लगा सकते हैं। हालांकि इन्होंने नहीं का लोड भी दिया हुआ है, तो हम इसके अंदर आसानी से डिज़ाइन करने के लिए लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है, तो वहाँ जैसे आप इसके मतलब इन वैल्यूज़ को जब इसमें अप्लाई करोगे तो आपको ये वैल्यू 0.85 टाइम्स मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पर 0.85 मिलेगा। ठीक है, इनको मैं उसी टर्म्स में लिख देता हूँ। ठीक है, तो आपको ये वैल्यू क्या मिलेगी, 26। ठीक है, वो 180 से कम है तो इसको लाइव लोड के रिवर्सल के साथ में भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर हाई लोड के लिए भी अगर हम लोग चाहेंगे तो वहाँ पर भी इसको आसानी से काम में लिया जा सकता है। तो ये सारे ही फैक्टर्स हैं जिनको हम लोग हमारी कैलकुलेशंस के अंदर काम में ले सकते हैं। अब ये जो भी फैक्टर्स रहे, ठीक है, उनके बाद में नो डाउट यहाँ पर आप लोगों को आई होप ये क्लियर है कि किस तरह से इसको प्रोसीड करना है। ठीक है, इसमें सिग्मा एस पी सिग्मा बीपी आपको नहीं दिया हुआ, नहीं तो इसके लिए नंबर ऑफ रिबेट्स भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन ये दिया नहीं है इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, और नंबर ऑफ रिबेट्स
शुड नॉट बी कैलकुलेटेड। ठीक है, वो अननेसेसरी वेस्टेज है क्योंकि वो हमें यहाँ पे पूछा ही नहीं गया है, तो हम लोग क्यों उस पैरामीटर को कैलकुलेट करें। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा इसके अंदर। ठीक है, किस तरह से इनको प्रोसीड करना है और कैसे इनके स्टेप्स वगैरह है जो कि उसमें बनाते हुए जाएंगे। ठीक है, चलो अब आप इसमें इस तरह से देखना, अगर आपसे कहा जाता है व्हाट इज द प्रिंसिपल, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ a splice in a steel member subjected to an axial forces explained with the help of the net sketch। ये क्वेश्चन में थियोरेटिकल के बेसिस पे आप इसे समझ सकते हो। इनके आंसर जो हैं वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ। मैं आपको अभी के लिए न्यूमेरिकल बेसिस पे क्या होगा। वो पूरा बिजनेस में चलिए बेटा, इसके आगे इसमें देखना। ठीक है, यहाँ से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के अंदर जैसे जो स्टेप्स आपको दिए हुए हैं, ठीक है, तो एक एक करके इसको कैलकुलेट करते हैं कि क्या क्या पैरामीटर्स हमारे पास में हैं, किस तरह से इसको मतलब प्रोसीड किया जा सकता है इसके अंदर। तो सबसे पहले ये देखो, हाँ आई थिंक क्वेश्चन रीडेबल होगा। द बॉटम कॉर्ड ऑफ द ट्रस इज टू नंबर्स, is composed of two numbers with capacity 10 mm thick back to back. Calculate the factor load carrying capacity only for the compression KL by R। ये वैल्यूज अगर आपको इसमें दे रखी है तो आप लोग इसके अंदर क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली पहले तो ये कैलकुलेट कर लो कि यहाँ पर जो भी वैल्यू मिलेगी, ठीक है, उसके अंदर हमें सिलेंडरनेस रेशियो की ज़रूरत होगी यहाँ पे। ठीक है, फैक्टर्ड लोड कैरिंग कैपेसिटी की ज़रूरत है, तो आपको अल्टीमेटली क्या ज़रूरत होगा इसके अंदर कि पहले तो आप ये देखोगे जो वैल्यू मिलते हुए कि लैम्डा की वैल्यू क्या है, एल इफेक्टिव डिवाइडेड बाई आर, दोनों के लिए कैलकुलेट होगा एक्स और वाई में। तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले बॉटम कॉर्ड है, बॉटम कॉर्ड को प्रोवाइड करते हैं इस तरह से। अब अगर ये ऐसे प्रोवाइडेड है, ठीक है,
एक्स एक्सिस, तो लेमडा एक्स जो कैलकुलेट होगा एल इफेक्टिव एक्स डिवाइडेड बाई आर वन एक्स एक्स। ठीक है, लेमडा एल इफेक्टिव एक्स कितना है हमारे पास में, 1.8 मीटर, सपोर्ट 1.8 पे दे रखा है, 0.85 डिवाइडेड बाई आर वन एक्स एक्स की अगर बात करें तो आर वन एक्स एक्स यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, लेमडा एक्स हो गया। अब इसी में लेमडा वाई कैलकुलेट करें तो वो कितना होगा हमारे पास में, 1.8, 2 इंटू 1.8 थाउजेंड डिवाइडेड बाई 1 है, तो थिकनेस ऑफ गैस सल्फेट दे रखा है इसमें 10 mm, 16.9, प्लस ट्वेंटी एट पॉइंट, ये रहेगा 28.46, 2 इंटू 1.8 इंटू थाउजेंड डिवाइडेड बाई 28.46, ये मिलेगा आपको 126.5। प्रीवियस वाले में कितना है, 84। ठीक है, तो अलग अलग सिलेंडरनेस रेशो है, तो आप दोनों में से किसको सेलेक्ट करोगे। ठीक है, एक बार फिर इसमें चेक कर लेते हैं कैलकुलेशंस को। 84, ठीक है, डन।
it. ठीक है, ये आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, मैं ये वैल्यू लिख देता हूँ ये, ताकि आपको कंफर्टेबल रह पाओ आप लोग। ये वैल्यूज आपको मिलेंगे परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ ट्रस वाला हो जाएगा, इसके चलते ये वाला 1। ठीक है, और जो यहाँ से हम लोग देखेंगे तो वो 0.85 आपको मिलेगा। ठीक है, अब इसके बाद में लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई ये ज़्यादा है, तो एफ सी डी एक्स और एफ सी डी वाई ऐसे होगा। तो डिज़ाइन करना है तो किस में करूँ? वाई के लिए कर लो, तो ये 126.5 है, 126 इन दोनों के बीच में होगा कहीं पे। लैम्डा लैम्डा वाई, अब अगर आपको ये मिलता है तो आप इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? 73 माइनस 65.2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू कितना मिला है वो 6.5। तो ये एफ सी डी की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी? एफ सी डी इक्वल टू 67.93 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। लोड कैरिंग कैपेसिटी 66। तो ये कितना होगा ए जी इंटू एफ सी डी। ठीक है, चलिए, तो ये इसका लोड कैरिंग कैपेसिटी कहा जा सकता है। ठीक है, चलो ये यहाँ तक के क्वेश्चंस। बच्चों इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ इतना ही था कि यहाँ पर आपको दो प्लेन्स के अंदर बकलिंग होती हुई दिखाई देगी, एक्स और वाई दोनों को कंसिडर करना है। दोनों में से जो हमारे पास में मिनिमम रहेगा लोड कैरिंग कैपेसिटी में, उसी को हम लोग कैलकुलेशन के अंदर कंसिडर कर लेंगे, राइट? तो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट सेगमेंट होगा कन्वेंशनल का, उसमें मैं आप लोगों से मिलता हूँ, ताकि जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उनको फिर हम लोग ऐसे सॉल्व करते हुए चलते हैं। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन